चैप्टर 2। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बने? मेरे डैड ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलैक में आई थीं और वे वीकेंड के लिए अपने बीच हाउस जा रहे थे। वह अपने 3 दोस्तों को ले गया था, लेकिन माइक और मुझे इनवाइट नहीं किया गया था। उन्होंने हमें बताया कि हमें इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब बच्चे थे। क्या उन्होंने किया? मेरे डैड ने हैरानी से पूछा। हाँ, उन्होंने किया, मैंने दुखी होकर जवाब दिया। मेरे डैड ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा अपनी नाक के ऊपर किया और अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब का इंतजार करता रहा। साल 1956 था। मैं 9 साल का था। किस्मत का खेल था, मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोग अपने बच्चों को भेजते थे। हम मुख्य रूप से एक शुगर प्लांटेशन टाउन थे। बागान के मैनेजर और शहर के दूसरे अमीर लोग, जैसे डॉक्टर, बिजनेस मालिक और बैंकर, अपने बच्चों को ग्रेड 1 से 6 तक इसी स्कूल में भेजते थे। ग्रेड 6 के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाता था। क्योंकि मेरा परिवार सड़क के एक तरफ रहता था, इसलिए मैं इसी स्कूल में जाता था। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता, तो मैं अपने जैसे परिवारों के बच्चों के साथ किसी दूसरे स्कूल में जाता। ग्रेड 6 के बाद ये बच्चे और मैं पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में चले जाते। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे पापा ने आखिरकार पेपर नीचे रख दिया। मैं समझ गया कि वह क्या सोच रहे थे। ठीक है, बेटा, उन्होंने धीरे से शुरू किया। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो तुम्हें पैसा कमाना सीखना होगा। मैं पैसे कैसे कमाऊं? मैंने पूछा। ठीक है, बेटा, अपना दिमाग लगाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जिसका असल में मतलब था, बस इतना ही मैं तुम्हें बताने वाला हूं, या मुझे जवाब नहीं पता, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करो। एक पार्टनरशिप बनती है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बताया कि मेरे पापा ने क्या कहा था। जहां तक मुझे पता था, माइक और मैं इस स्कूल में अकेले गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी तरह ही किस्मत से इस स्कूल में था। किसी ने स्कूल डिस्ट्रिक्ट की लाइन में जॉगिंग करवाई थी और हम अमीर बच्चों के साथ स्कूल में पहुंच गए। हम सच में गरीब नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि हम गरीब हैं क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें, सब कुछ नया था। मम्मी और पापा ने हमें खाना, रहने की जगह, कपड़े जैसी बेसिक चीजें दीं। लेकिन बस इतना ही। मेरे पापा कहते थे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें चीजें चाहिए थीं, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज्यादा काम नहीं था। तो हम पैसे कमाने के लिए क्या करें? माइक ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वह मान गया और इस तरह उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हमने पूरी सुबह पैसे कमाने के आइडिया सोचने में बिताई। कभी कभी हम जिमी के बीच हाउस में मजे कर रहे सभी कूल लड़कों के बारे में बात करते थे। इससे थोड़ा दुख होता था, लेकिन वह दुख अच्छा था, क्योंकि इससे हमें पैसे कमाने का कोई तरीका सोचने की प्रेरणा मिलती थी। आखिरकार उस दोपहर हमारे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। यह एक आइडिया था जो माइक को एक साइंस की किताब से मिला था जो उसने पढ़ी थी। खुशी से हमने हाथ मिलाया और पार्टनरशिप अब एक बिजनेस बन गई थी। अगले कई हफ्तों तक माइक और मैं अपने पड़ोस में घूमते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और अपने पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे अपने टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए बचाकर रखेंगे। हैरानी भरी नजरों से ज्यादातर बड़ों ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। कुछ ने हमसे पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, जिस पर हमने जवाब दिया, हम आपको नहीं बता सकते। यह एक बिजनेस सीक्रेट है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए मेरी मां परेशान होती गई। हमने अपनी रॉ मटेरियल जमा करने के लिए उनकी वॉशिंग मशीन के पास एक जगह चुनी थी। एक भूरे रंग के कार्डबोर्ड बॉक्स में, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थीं, हमारे इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट ट्यूब का छोटा सा ढेर बढ़ने लगा। आखिरकार मेरी मां ने मना कर दिया। अपने पड़ोसियों के गंदे, मुड़े हुए इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट ट्यूब देखकर वह परेशान हो गई। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। और मैं दोबारा यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस गंदगी का कुछ करो वरना मैं इसे फेंक दूंगी। माइक और मैंने बहुत मिन्नतें की, समझाया कि हमारे पास जल्द ही काफी टूथपेस्ट हो जाएगा और फिर हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे हैं कि वे अपना टूथपेस्ट खत्म कर लें ताकि हमें उनके ट्यूब मिल सकें। मां ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। प्रोडक्शन शुरू करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई। दबाव था। मेरी पहली पार्टनरशिप को मेरी अपनी मां पहले ही हमारे वेयरहाउस की जगह से निकालने का नोटिस देकर धमकी दे रही थी।
माइक का काम पड़ोसियों से कहना था कि वे जल्दी से अपना टूथपेस्ट खत्म कर लें, यह कहते हुए कि उनके डेंटिस्ट चाहते हैं कि वे वैसे भी ज्यादा बार ब्रश करें। मैंने प्रोडक्शन लाइन तैयार करना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे पापा एक दोस्त के साथ ड्राइवे पर 2 9 साल के लड़कों को देखने आए। प्रोडक्शन लाइन पूरी स्पीड से चल रही थी। हर जगह बारीक सफेद पाउडर फैला हुआ था। एक लंबी टेबल पर स्कूल से आए छोटे दूध के कार्टन रखे थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल पूरी आंच पर लाल गर्म कोयले से चमक रही थी। पापा सावधानी से आगे बढ़े। उन्हें कार ड्राइवे के नीचे पार्क करनी पड़ी क्योंकि प्रोडक्शन लाइन ने कारपोर्ट को ब्लॉक कर दिया था। जैसे ही वह और उनके दोस्त पास पहुंचे, उन्होंने कोयले के ऊपर एक स्टील का बर्तन रखा देखा जिसमें टूथपेस्ट की ट्यूब पिघल रही थी। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब में नहीं आता था, ट्यूब लेड की बनी होती थी। इसलिए जब पेंट चल जाता था तो ट्यूब को छोटे स्टील के बर्तन में डाल दिया जाता था, तब तक पिघलाया जाता था जब तक वे लिक्विड न हो जाए, और मेरी मां के पॉट होल्डर से हम दूध के कार्टन के ऊपर एक छोटे से छेद से लेड डाल रहे थे। दूध के कार्टन प्लास्टर ऑफ पेरिस से भरे हुए थे। हर जगह सफेद पाउडर पानी में मिलाने से पहले का प्लास्टर था। जल्दबाजी में मैंने बैग गिरा दिया था और पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे बर्फबारी हुई हो। दूध के कार्टन प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे के बाहरी कंटेनर थे। मेरे पापा और उनके दोस्त देख रहे थे कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यूब के ऊपर एक छोटे से छेद से पिघला हुआ लेड ध्यान से डाल रहे थे। ध्यान से, मेरे पापा ने कहा। मैंने बिना ऊपर देखे सिर हिलाया। आखिरकार जब डालना खत्म हो गया तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने पापा को देखकर मुस्कुराया। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उन्होंने सावधानी से मुस्कुराते हुए पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझसे करने को कहा था। हम अमीर बनेंगे, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। हम पार्टनर हैं। और उन प्लास्टर के सांचों में क्या है? पापा ने पूछा। देखो, मैंने कहा, यह एक अच्छा बैच होना चाहिए। एक छोटे हथौड़े से मैंने उस सील पर टैप किया जिसने क्यूब को 2 हिस्सों में बांटा था। आधा। सावधानी से मैंने प्लास्टर मोल्ड का ऊपरी आधा हिस्सा खींचा और एक लेड निकेल बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे पापा ने कहा। तुम लेड से निकल बना रहे हो? हाँ, सही है, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो तुमने हमें करने को कहा था, हम पैसे कमा रहे हैं। मेरे डैड के दोस्त मुड़े और जोर से हंस पड़े। मेरे डैड मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। आग और इस्तेमाल हो चुके टूथपेस्ट ट्यूब के डिब्बे के साथ उनके सामने 2 छोटे लड़के थे जो सफेद धूल से सने हुए थे और कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे सब कुछ नीचे रखने और अपने घर की सामने वाली सीढ़ी पर उनके साथ बैठने को कहा। मुस्कुराते हुए उन्होंने धीरे से समझाया कि नकली बनाना शब्द का क्या मतलब है। हमारे सपने टूट गए। तुम्हारा मतलब है कि यह गैरकानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। उन्हें जाने दो, मेरे डैड के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि उनमें कोई नेचुरल टैलेंट डेवलप हो रहा हो, मेरे डैड ने उन्हें घूरा। हाँ, यह गैरकानूनी है, मेरे डैड ने धीरे से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और ओरिजिनल सोच दिखाई है। लगे रहो, मुझे तुम पर सच में गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे, फिर हमने अपना सामान साफ करना शुरू किया। बिजनेस ओपनिंग डे पर ही खत्म हो गया था। पाउडर झाड़ते हुए मैंने माइक की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त सही हैं। हम गरीब हैं। जब मैं यह कह रहा था तो मेरे पापा जा रहे थे। लड़कों, उन्होंने कहा, तुम तभी गरीब हो जब तुम हार मान लो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं और अमीर बनने का सपना देखते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। मैं फिर से कहूंगा, लगे रहो, हार मत मानो। माइक और मैं वहां चुपचाप खड़े रहे। वे अच्छे शब्द थे, लेकिन हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो आप अमीर क्यों नहीं हैं, पापा? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने स्कूल टीचर बनना चुना। स्कूल टीचर सच में अमीर होने के बारे में नहीं सोचते। हमें बस पढ़ाना पसंद है। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। माइक और मैं मुड़े और अपनी सफाई जारी रखी। मुझे पता है, मेरे पापा ने कहा। अगर तुम लड़कों को अमीर बनना सीखना है तो मुझसे मत पूछो। अपने पापा से बात करो, माइक। मेरे पापा? माइक ने मुंह बनाकर पूछा। हाँ, तुम्हारे डैड, मेरे डैड ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे डैड और मेरे बैंकर एक ही हैं और वह तुम्हारे डैड की बहुत तारीफ करते हैं। उन्होंने मुझे कई बार बताया है कि तुम्हारे डैड पैसे कमाने में बहुत अच्छे हैं। मेरे डैड? माइक ने फिर हैरानी से पूछा।
तो फिर हमारे पास स्कूल के अमीर बच्चों की तरह अच्छी कार और अच्छा घर क्यों नहीं है? अच्छी कार और अच्छा घर होने का मतलब यह नहीं है कि तुम अमीर हो या तुम्हें पैसे कमाना आता हो, मेरे डैड ने जवाब दिया। जिमी के डैड शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। वह मुझसे ज्यादा अलग नहीं है। वह एक कंपनी में काम करते हैं और मैं सरकार के लिए काम करता हूं। कंपनी उनके लिए कार खरीदती है। शुगर कंपनी पैसे की तंगी में है और जिमी के डैड के पास शायद जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैड अलग हैं, माइक। ऐसा लगता है कि वह एक एम्पायर बना रहे हैं और मुझे शक है कि कुछ सालों में वह बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। इसके साथ ही माइक और मैं फिर से एक्साइटेड हो गए। नए जोश के साथ हमने अपने अब बंद हो चुके पहले बिजनेस की वजह से हुई गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने प्लान बनाया कि माइक के पापा से कैसे और कब बात करनी है। प्रॉब्लम यह थी कि माइक के पापा देर तक काम करते थे और अक्सर देर तक घर नहीं आते थे। उनके पापा के पास वेयरहाउस, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की एक चेन और 3 रेस्टोरेंट थे। रेस्टोरेंट की वजह से वे देर तक बाहर रहते थे। सफाई खत्म करने के बाद माइक ने घर के लिए बस पकड़ी। वह उस रात घर आने पर अपने पापा से बात करने वाला था और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनना सिखाएंगे। माइक ने वादा किया कि पापा से बात होते ही वह फोन करेगा, भले ही देर हो जाए। रात 8:30 बजे फोन बजा। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार, और फोन रख दिया। माइक के पापा माइक और मुझसे मिलने के लिए मान गए थे। शनिवार सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के गरीब इलाके के लिए बस पकड़ी। सबक शुरू। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 के सैलरी स्टैंडर्ड के हिसाब से भी 1 घंटे के 10 सेंट कम थे। माइकल और मैं उस सुबह 8 बजे उसके पापा से मिले। वह पहले से ही बिजी थे और 1 घंटे से ज्यादा समय से काम पर थे। जब मैं उनके सादे, छोटे और साफ सुथरे घर की तरफ बढ़ा तो उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में जा रहा था। माइक दरवाजे पर मुझसे मिला। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा, पापा फोन पर हैं और उन्होंने पीछे के बरामदे में इंतजार करने को कहा है। जब मैं इस पुराने घर की दहलीज पर कदम रखा तो पुराना लकड़ी का फर्श चरमराया। दरवाजे के ठीक अंदर एक सस्ता मैट था। मैट वहां इसलिए था ताकि फर्श पर अनगिनत कदमों के निशान थे जो सालों से खराब हो गए थे। हालांकि साफ था, लेकिन उसे बदलने की जरूरत थी। जब मैं पतले लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मुझे घुटन महसूस हुई, जो पुराने, फफूंद लगे, भरे हुए फर्नीचर से भरा था जो आज कलेक्टर की चीजें बन सकते हैं। सोफे पर 2 औरतें बैठी थीं, जो मेरी मां से थोड़ी बड़ी थीं। औरतों के सामने एक आदमी काम के कपड़ों में बैठा था। उसने खाकी स्लैक्स और खाकी शर्ट पहनी थी, जो साफ सुथरी प्रेस की हुई थी लेकिन बिना स्टार्च की थी, और पॉलिश की हुई वर्क बुक्स थीं। वह मेरे पापा से लगभग 10 साल बड़ा था, मैं कहूंगा लगभग 45 साल का। जब माइक और मैं उनके पास से गुजरे तो वे मुस्कुराए, किचन की ओर जा रहे थे, जो पोर्च की ओर जाता था जहां से पीछे का आंगन दिखता था। मैं भी शर्माते हुए मुस्कुराया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, वे मेरे पापा के लिए काम करते हैं। बूढ़े आदमी अपने वेयरहाउस चलाते हैं और औरतें रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। और तुमने कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को देखा, जो यहां से करीब 50 मील दूर एक रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसका दूसरा सुपरवाइजर, जो घरों का ट्रैक बना रहा है, तुम्हारे यहां पहुंचने से पहले ही निकल चुका था। क्या यह हर समय होता रहता है? मैंने पूछा। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। मैंने उससे पूछा कि क्या वह हमें पैसे कमाना सिखाएगा? माइक ने कहा। ओह, और उसने इस पर क्या कहा? मैंने सावधानी से पूछा। ठीक है, पहले तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था और फिर उसने कहा कि वह हमें एक ऑफर देगा। ओह, मैंने अपनी कुर्सी को दीवार से सटाते हुए कहा। मैं वहां कुर्सी के 2 पिछले पैरों पर बैठ गया। माइक ने भी वही किया। क्या तुम्हें पता है ऑफर क्या है? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन हमें जल्द ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के पापा टूटे फूटे स्क्रीन वाले दरवाजे से अंदर आए और पोर्च पर आ गए। माइक और मैं उछलकर खड़े हो गए, इज्जत से नहीं बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? माइक के पापा ने पूछा और हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। हमने सिर हिलाया और अपनी कुर्सियां दीवार से हटाकर उनके सामने बैठ गए। वह एक बड़े आदमी थे, लगभग 6 फीट लंबे और 200 पाउंड वजन के। मेरे पापा माइक के पापा से ज्यादा लंबे थे, लगभग उतना ही वजन के, और 5 साल बड़े थे। वे कुछ कुछ एक जैसे दिखते थे, हालांकि एक जैसे एथनिक मेकअप के नहीं थे। शायद उनकी एनर्जी एक जैसी थी। प्लेलिस्ट में अगला भाग स्विच न करें।